देखो अवनी, हमें कुछ नहीं सुनना। आज शाम को तुम्हें लड़का देखने चलना है बस। लेकिन पापा, हमने कहा ना चलना है तो बस चलना है। माँ, आप समझाओ ना पापा को, मुझे शादी नहीं करनी है। पापा क्यों नहीं समझ रहे हैं? अवनी मिस्टर हरीश द्विवेदी की बातों का विरोध करते हुए गायत्री जी से मिन्नत भरे लहजे में कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। हम कब से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमारे लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमसे इस तरीके की बदतमीज़ी करो। हमने एक बार कह दिया सो कह दिया। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये शादी तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लड़के को देख सुनकर करना चाहती हो या फिर बिना देखे सुने। अवनी को अपना आखिरी फैसला सुनाकर मिस्टर हरीश द्विवेदी कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अवनी ठगी ठगी सी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। मिस्टर हरीश द्विवेदी शहर का एक जाना माना नाम, दो कार्टून की फैक्ट्री और तीन मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, जिन्हें शहर का बच्चा बच्चा उनके नाम से जानता है। 4 लोगों के परिवार में अवनी उनकी बड़ी बेटी, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके फारिग हुई है और फिलहाल घर पर ही है। अंकुर उनका छोटा बेटा, जो विदेश में रहकर पढ़ाई करता है और लंबी छुट्टियों पर ही घर आता रहता है। पत्नी गायत्री द्विवेदी एक हाउसवाइफ स्वभाव से, जितनी सीधी सादी उतनी ही सौम्य भी। अब आखिरी में आते हैं मिस्टर हरीश द्विवेदी, जो वैसे तो बहुत ही नर्म दिल के इंसान है, लेकिन जब बात उनके वसूलों और उनके इज्जत की आती है तो वो किसी की भी नहीं सुनते। कह सकते हैं कि भगवान की भी नहीं। अवनी को अपने पापा का फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो इस लड़के से तो क्या, अपने माता पिता के पसंद के किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, और वजह था उसका किसी और लड़के से अंदर ही अंदर प्रेम करना। अवनी के माता पिता को ये बात पता तो थी, लेकिन वो अवनी के सामने इस मामले में अनभिज्ञ बने रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। आखिरकार मिस्टर हरीश के फैसले के आगे अवनी की एक न चली और न चाहते हुए भी उसे शाम को उस लड़के से मिलने के लिए जाना ही पड़ा, जिसे उसके पिता ने उसके लिए पसंद किया था। समय शाम 6 बजे, स्थान 5 सितारा गंगोत्री होटल। लड़के की तरफ से लड़के के अलावा एक लेडीज़ और आई थी, जिसे वो लड़का ताई माँ कहकर पुकार रहा था। अवनी को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि लड़के के साथ उन ताई माँ के अलावा उसका और कोई सगा संबंधी नहीं आया था। बातों बातों में पता चला कि जब वो 4 साल का था तभी एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप गुजर गए थे, और तब से उसे इन्हीं ताई माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो उसके यहाँ एक आया के तौर पर नियुक्त हुई थी, लेकिन देखते देखते कब वो उसके लिए ताई माँ से बनकर सगी माँ से भी बढ़कर हो गई, ये उसे खुद भी नहीं पता चला। उस लड़के का उस औरत से खून का रिश्ता भले ही ना था, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी तो उसका कोई रिश्तेदार उसे अपनाने, उसे अपना नाम देने आगे नहीं आया, और तब ये ताई माँ ही थीं जिन्होंने उसे सीने से लगाकर बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, और माँ पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए उनकी ममता में कभी कोई खोट इसलिए भी नहीं आ पाया क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद ही पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात लोगों द्वारा समझाने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, और अपने पति के साथ गुजारे 6 महीनों की खूबसूरत यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी अकेले ही काट देने का कठिन निर्णय ले लिया। और अब तो बेटे के रूप में उन्हें जीने मरने के लिए ममत्व का सहारा भी मिल गया था, जो उनके लिए भगवान के भेजे गए प्रसाद से कम नहीं था। अवनी जब से आई थी लड़के पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह शायद उसका उस लड़के में शादी को लेकर कोई इंटरेस्ट ना होना था। गायत्री के करने पर उसने एक उचाट सी नज़र लड़के पर डाली और फिर बिना कोई रिस्पॉन्स दिए जड़वत बनी वैसे ही बैठी रही जैसे इतनी देर से बैठी थी। गायत्री के जोर देने पर अवनी ने उस लड़के से बातचीत की भी औपचारिकता निभाई, लेकिन इस मामले में अपनी पसंद नापसंद को लेकर चुप ही रही। लड़के को अवनी पसंद थी, लेकिन अवनी को लड़का पसंद था कि नहीं ये अभी संशय ही बना हुआ था। गायत्री को लड़का इतना पसंद आया कि उन्होंने अवनी के पिता से सलाह मशवरा करने के बाद अवनी की सहमति पाए बगैर ही लगे हाथ रोके की रस्म भी अदा कर दी, जिसमें उन्होंने शगुन के तौर पर लड़के के हाथ पर 2 ब्रांडेड सूट के कपड़े, एक सोने का चैन और 11,000 रुपये नकद रखे थे। लड़के की ओर से ऐसी कोई भी तैयारी नहीं थी, लेकिन रस्म तो उन्हें भी निभानी ही थी।
और तब लड़के की ताई माँ ने अवनी के माता पिता से रोके की कोई तैयारी ना होने की माफ़ी मांगते हुए अपने हाथ से सोने का कंगन उतार कर बड़े प्यार से अवनी के हाथों में पहना दिया, जो अवनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन गायत्री और हरीश जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे अपनी मनोदशा पर कंट्रोल करना पड़ा। इस रोके की रस्म से सभी बहुत खुश थे सिवाय अवनी के, लेकिन इस चीज़ से उसके माता पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तो ये देखकर खुश थे कि लड़का निहायत ही सभ्य, संस्कारी और सुशील था, जो हर लिहाज से उसकी अवनी के लिए उपयुक्त था। लौटते हुए रास्ते भर अवनी अपसेट थी, बावजूद इसके उसने रास्ते में किसी से कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही घर आई उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गायत्री और हरीश जी ये देखकर कुछ परेशान जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने इस बाबत उससे ना ही कुछ पूछा और ना ही कोई रिएक्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अवनी को लेकर जो फैसला लिया है वो उसके हित में है और बिल्कुल सही है। अवनी कमरे में अपनी ज्वेलरी उतार कर फेंकती जा रही थी और मन ही मन भुनभुनाती जा रही थी, ये माँ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या दिखा इस महाशय में, जो मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं उठाई और रोका ही कर दिया। जरा हिम्मत तो देखो उसकी, मुझे पसंद करने चला है, मुझे अवनी द्विवेदी को पसंद करने चला है। खुद की तो ना कोई शक्ल है, ना सूरत, ना ही कोई क्लास, लेकिन जनाब को लड़की सुंदर और क्लासी चाहिए। और सब तो छोड़ो, कपड़े तक पहनने की तहजीब नहीं है। कुछ भी पहना, मुंह उठाया और चले आए लड़की देखने। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि हर वक्त हर चीज़ में क्लास की दुहाई देने वाले पापा जी की पसंद इतनी घटिया कब से हो गई। अव्वू दरवाज़ा खोलो बेटा, अव्वू अव्वू। दरवाजे पर गायत्री जी खड़ी थीं और अवनी से दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इतनी आवाज़ लगाने पर भी गायत्री जी को अवनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम इस रोके से खुश नहीं हो, पर यकीन मानो बेटा, हम लोग तुम्हारा भला ही चाहते हैं। दरवाज़ा खोल दो बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माँ प्लीज़ आप जाओ यहाँ से। चली जाऊँगी, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहिए क्या कहना है। अवनी ने झटके से दरवाज़ा खोलते हुए गायत्री जी से गुस्से में कहा। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम हम लोगों से नाराज़ हो, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, क्या हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? नहीं बेटा, हम सब तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि हम तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए हर लिहाज से अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ये जानते हुए भी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, और वो भी ऐसे लड़के से जिसका ना कोई ठौर ना ठिकाना, ना कोई आगे ना पीछा, ना तो कोई क्लास ना तहजीब। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि देव बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला लड़का है, लेकिन उसके अंदर तमीज़ और तहजीब की कोई कमी नहीं है। वरना तुम ही सोचो, आजकल के लड़के जहाँ लड़की देखते ही बड़ों का लिहाज त्याग कर लड़की से बात करने को आतुर हो जाते हैं, वहीं उसने ऐसी कोई निर्लज्जता नहीं दिखाई। और तो और उसने तुमसे तभी बात किया जब हमने उसे तुमसे बात करने के लिए फोर्स किया। तुमने एक बात शायद नोटिस नहीं की, वो चाहता तो तुमसे अकेले में बात करने की इच्छा जता सकता था, लेकिन उसने हम सभी बड़ों के सामने ही तुमसे बात करना मंजूर किया। मैं तो यही देखकर खुश हो गई कि तुमसे बात करते समय उसने तुम्हारी ओर एक बार भी अपनी नज़रें नहीं टिकाई। इससे पता चलता है कि उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक लड़की की इज्जत करने के साथ ही बड़ों का कितना लिहाज है उसके अंदर। और उसके आवाज़ की तो तारीफ़ ही क्या करूं, कितनी मिठास, कितनी मधुरता थी उसके आवाज़ में। और सबसे बड़ी बात, बड़ों के लिए कितनी इज्जत है उसके दिल में। ताई माँ से खून का रिश्ता न होते हुए भी उन्हें अपनी माँ का दर्जा देता है, कितना सम्मान करता है उनका। वरना आजकल तो लड़के बड़े हुए नहीं कि अपने सगे माँ बाप से भी बात करने की तहजीब भूल जाते हैं। गायत्री जी की बातों का अवनी पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो सब मैं नहीं जानती माँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे वो लड़का रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। और फिर आप ये सब इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? ये सब उसका दिखावा भी तो हो सकता है। आखिर हम उसे जानते ही कितना है। घंटे 2 घंटे की मुलाकात में आप किसी अजनबी को लेकर अपनी राय कैसे बना सकती हैं माँ? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक सच ये भी है कि तुम्हारे पापा ने और मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं।
अब इतने भी नासमझ नहीं है हम कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर दिखावा और असलियत में परख ना कर सकें। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्यों मुझे ज़बरदस्ती ऐसे शख्स से शादी करने को मजबूर कर रही हैं जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं जानती है तो जान जाओगी। अब देखो ना, तुम्हारे पापा ने और मैंने तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा तक नहीं था, तो क्या हम में प्यार नहीं, एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं? 25 साल हो गए हैं हमारी शादी को, आज तक हमारे बीच किसी भी चीज़ को लेकर तू मैं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आई कभी। इतना समझते हैं हम एक दूसरे को। फिर ज़रूरी तो नहीं कि शादी से पहले जिसे हम अच्छे से जानते हों या पहचानते हों उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी अच्छे से काटी जा सकती है। देखो अब्बू, ये बात समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो, पर यकीन मानो मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अच्छा, क्या तुम्हें पाथवी याद है? अरे वही तुम्हारे देहरादून वाले मामा जी की लड़की, जिसने मामा जी के खिलाफ जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। हाँ याद है। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि उसकी मनचाही शादी का अंजाम क्या था। उसने मामा जी के ऊपर जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी करने को तुम्हारे मामा जी को मजबूर तो कर दिया था, और मामा जी ने भी बेटी की खुशी के लिए अपनी पसंद को दरकिनार कर उसके पसंद से उसकी शादी करवाने में ही अपनी भलाई समझी थी। लेकिन उस शादी को हुए 1 साल भी नहीं गुजरा होगा कि उन दोनों के बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। वो तो भला हो शेखर का, जिसने मामा जी की अच्छाई की वजह से पाथवी की सारी सच्चाई जानकर भी उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को दूसरी बार जीने का मौका दिया, और सिर्फ मौका ही नहीं दिया, उसे अपना नाम देने के साथ ही समाज में इज्जत और दिल में जगह भी दी। आज देखो, जिसने उस लड़के के चक्कर में मामा जी की पसंद शेखर को नापसंद कर दिया था, आज वही पाथवी शेखर के गुणों का बखान करते नहीं थकती। कितनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में, और प्यार तो इतना गहरा कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुमसे ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सही फैसला ले सको। मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? अवनी गायत्री जी से अपनी नज़रें चुराते हुए दबी जुबान में लड़खड़ाते हुए बोली, मैं वही कहना चाह रही हूँ जो तुम समझ रही हो, और तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें पता है कि तुम्हें इस शादी से इनकार क्यों है। गायत्री जी की बात सुनकर अवनी उन्हें संशय भरी नज़र से देखती है। देखो अवनी, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे किसी को बिना देखे बिना जाने तुम उस रिश्ते की झूठी आस में बैठी रह सकती हो? प्यार वार अपनी जगह है, लेकिन किसी शख्स के लिए ऐसा पागलपन ये ठीक नहीं है। सिर्फ उसके शब्दों को पढ़कर तुम्हारा उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना ये कहाँ तक सही है? और तब जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स है भी या नहीं जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है। ये सब कहानियाँ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भले 24 की हो गई हो, लेकिन हमारी नज़र में तुम अभी अपना अच्छा बुरा सोचने में असमर्थ हो, और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारी नादानियों को नज़रअंदाज करके तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। तुम्हारे लिखे गए लेटर के जवाब में उसके 1-2 लेटर क्या आ गए, तुम तो इसे प्यार ही समझ बैठी। ज़रा सोचो, तुम्हारे जैसी न जाने कितने फैंस होंगे उसके जो उसे लेटर लिखते होंगे, उससे मिलने को कहते होंगे, उससे बात करना चाहते होंगे। हो सकता है वो भी उन सब के जवाब में औपचारिकता बस अपने खास फैंस को लेटर में जवाब लिखता हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन सभी से प्यार करने लगे। उसकी भी कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ वसूल होंगे। फैंस को जवाब देना उसकी मजबूरी होगी। अब ऐसे में कोई तुम सा पागल इसे प्यार का नाम दे दो तो ये उसकी गलती है ना। अब इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? मेरी बात मानो बेटा, देव से शादी कर लो। देव से अच्छा जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, और ये मैं तुम्हें पूरे विश्वास के और व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। गायत्री जी बोलती जा रही थी और अवनी उन्हें भाव शून्य हो एकटक निहारती जा रही थी। उसे इस तरीके से भाव शून्य में खुद को निहारता देखकर गायत्री जी उसकी मनोव्यथा को भांपते हुए कहती हैं, हो सकता है कि तुम्हें अभी मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये तुम्हारे पूरे भविष्य का सवाल है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, और तुम्ही ने तो कहा अभी कि किसी को बिना जाने किसी के बारे में कोई राय कायम करना समझदारी नहीं है।
तुम भी तो वही कर रही हो जिसे तुमने देखा नहीं, जिसे तुम जानती नहीं, फिर उसके बारे में ऐसा ख्याल क्यों रखना। हो सकता है तुमने अभी तक केवल उसके एक रूप को जाना हो जिसमें तुम्हें सिर्फ अच्छाई दिखती हो, उसके और भी रूप हों जो किसी को ना पता हो। वो सनकी भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, शक्ल सूरत से भी बुरा हो सकता है, आवाज़ भी मोटी भद्दी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब तुमने तो उसे देखा नहीं, ना ही उसे व्यक्तिगत तौर पर जानती हो। ये भी हो सकता है कि सामने से देखकर तुम उसे पसंद ना करो। मेरे ख्याल से जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ तुम अच्छे से समझ रही होगी। अवनी अब भी गायत्री जी की बातों पर चुप ही थी। क्या करूँ, एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ का दिल भी है मेरे अंदर, और सच यही है कि एक माँ अपने बच्चे को उदास कभी नहीं देख सकती। रास्ते भर की तुम्हारी चुप्पी और यहाँ आने पर भी तुम्हारा किसी से कोई बात ना करते हुए सीधे अपने कमरे में चले आना खल रहा था मुझे, इसलिए तुम्हें समझाने चली आई। नहीं तो अपने पापा को तो तुम जानती ही हो, उसूलों के कितने पक्के हैं। एक बार अगर कोई फैसला ले लिया तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं जानते। चलती हूँ, लेकिन एक बार अपनी माँ की बातों पर ठंडे दिमाग से गौर जरूर करना। अवनी की माँ तो चली गई थी अवनी को समझा कर, लेकिन अवनी समझने की बजाय माँ की बातों में और उलझ गई। वो दो राहों पर खड़ी हो खुद के ही फैसले पर दुविधा में आ गई। माँ की कही एक एक बात उसके जहन में फ्लैशबैक होकर घूम रही थी। क्या माँ सच कह रही थी? ये मेरा पागलपन है? क्या हम किसी ऐसे आदमी से दिल से नहीं जुड़ सकते जिसे हमने कभी देखा ना हो? क्यों नहीं जुड़ सकते? किसी को देखने के लिए ऊपर की दो आँखों की क्या ज़रूरत? मन की आँखें ही काफ़ी होती है, और मेरा मन उनके हर शब्द से उन्हें महसूस करता है, उनके एहसास को, उनके ख्यालों को, उनके अंदाज में जीता है। उनका मुझे लेटर लिखना अपने फैंस को खुश करने के लिए कोई औपचारिकता ही सही, लेकिन क्या मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं कि उन्होंने मुझे मेरे लेटर का जवाब दिया? अगर उनके मेरे जैसे लाखों फैंस होंगे तो हों मेरी बला से, मेरे लिए तो उनके जैसा एक ही है। माँ ने तो मुझे समझा दिया, लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं अपने इस मन को जो रात दिन उन्हीं के ख्यालों में जीता है, उन्हीं की बातें करता है, उन्हीं के सपने देखता है। अब माँ को कौन बताए? उनको लगता है कि मैंने उन्हें अभी तक देखा ही नहीं, जबकि ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है। रोज़ ही देखती हूँ, मिलती हूँ, प्यारी प्यारी बातें भी करती हूँ। अरे कोई मेरी नज़र से मेरा मन बनकर देखे उन्हें, मालूम चल जाएगा। खुदा का तरासा हीरे में सबसे कीमती वो हिनूर सा अस्तित्व है उनका। अब उनकी तारीफ में क्या कहूँ मैं? जान ले कोई गर करीब से उन्हें तो खुदा समझकर सजदा ही कर बैठे, ऐसे हैं वो। ये माँ भी ना कुछ भी कहती हैं। अब उनसे कैसे कहूँ कि जिसके ख्याल मामूली नहीं है वो खुद मामूली कैसे हो सकता है? जिसकी बातें इतनी खूबसूरत है वो बदसूरत कैसे हो सकता है? जिसका अंदाज़ इतना कातिलाना है उसकी आवाज़ भद्दी कैसे हो सकती है? जिसके शब्दों के बयां करने के तरीके में इतनी शक्ति हो कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना ले, वो अपंग कैसे हो सकता है? जिसको कल्पना करने मात्र से ही रोम रोम में सुरूर भर जाए, वो शराबी कैसे हो सकता है? मैं ऐसे शख्स से शादी कर सकती हूँ? मैं कैसे ऐसे शख्स से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन पापा को कैसे मनाऊंगी? उन्हें क्या बताऊंगी? क्या कहूँगी उनसे मैं? ये कि मैं जन्म भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी और से शादी का ख्याल अपने दिल में भी नहीं ला सकती। और क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? मेरे दिल का हाल समझ पाएंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? बेटी हूँ उनकी, मुझ में जान बसती है उनकी, लेकिन क्यों सुनेंगे वो मेरी बात? और कहीं पापा ने भी इसे मेरा पागलपन करार दे दिया तो? और अब तो रोका भी किया जा चुका है इसी कसमकस में डूबते उतराते कब अवनी को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 9:30 बजे नाश्ते की डाइनिंग टेबल पर मिस्टर हरीश और गायत्री बैठकर अवनी की शादी को लेकर आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अवनी को डाइनिंग टेबल की ओर आता देख वे चुप हो गए। गुड मॉर्निंग बेटा। इसी के साथ अवनी को इतनी जल्दी फ्रेश होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग पर आया देख उन्हें आश्चर्य भी प्रकट किया। उनका आश्चर्य प्रकट करना इसलिए भी जायज़ था, जब से अवनी की पढ़ाई पूरी हुई थी वो आमतौर पर 9:30 या 10 बजे उठा करती थी और नाश्ता 11 बजे तक करती थी।
तब तक मिस्टर हरीश नाश्ता करके निकल गए होते थे, तो उनकी अवनी से मुलाकात दोपहर के 2:30 बजे ही होती थी, लंच के समय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। उसने हल्के मुस्कुराहट के साथ मिस्टर हरीश की दूसरी तरफ वाली खाली कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। क्या बात है, आज तो हमारी बिटिया बहुत जल्दी उठ गई। हाँ पापा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, उन्होंने पराठे का बाइट अपने मुंह में डालते हुए कहा। जज जी, बात यह है, आगे की लाइन बोलते हुए अवनी की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो पापा, बात दरअसल ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने ये लाइन बिना रुके झटके में ही कह दी थी। लेकिन क्यों बेटा? उनके चेहरे के भाव और बोलने के अंदाज से लग रहा था कि उन्होंने अवनी के इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जज जी, मुझे वो लड़का पसंद नहीं। अवनी ने हिम्मत करके हिचकिचाते हुए अपने मन की बात कह दी। लड़का पसंद नहीं? लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। शायद तुम्हें उसे परखने में गलती हो गई। अगर तुम किसी की बाहरी सुंदरता देखकर ऐसा कर रही हो तो यहाँ तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये बात बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। जी, बात वो नहीं है। देखो बेटा, बात कोई भी हो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने अवनी की बात बीच में ही काटते हुए अपनी बात रखी। फैसला जो मेरा पहले था वही अब भी है, और अब तो मैंने उसके ताई माँ को ज़बान भी दे दी है, तो मुकरने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता। और हाँ, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि बिना किसी सवाल जवाब और बिना किसी संशय के तुम भी समझ जाओ। जी पापा, मगर मैं ये कहना चाहती थी कि मैं, आगे बोलते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। अगर तुम इस टॉपिक पर कुछ और कहना चाहती हो तो आगे मैं कुछ सुनने वाला नहीं, क्योंकि मेरा फैसला अटल है, जो किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकता। गुड बाय, लंच पर मिलते हैं। इतना कहकर मिस्टर हरीश नाश्ते के टेबल से उठ जाते हैं। मिस्टर हरीश जा चुके थे और अवनी उनके सामने अपनी बात खुलकर न रख पाने की वजह से खुद पर खींच रही थी। पापा के सामने आते ही मैं इतनी नर्वस क्यों हो गई, जबकि मुझे भी पता है कि इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे पापा से ही मिलता है। फिर उनसे अपने दिल की बात कहने में मेरी ज़ुबान लड़खड़ा क्यों रही थी? गायत्री देवी उसके मन की व्यथा समझ रही थी और ये भी जानती थी कि अवनी पापा के सामने चाह कर भी खुलकर क्यों नहीं बोल पाई। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसा दिया था कि अवनी का अपने पापा के सामने इस बारे में खुलकर कुछ ना कह पाना जायज़ था। उन्होंने अवनी के प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है अबू, तुम जानती हो अपने पापा को, और सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि बेहतर तरीके से समझती भी हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारे पापा ने अगर एक बार किसी बात पर मुहर लगा दी तो फिर वो किसी की हाल में भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम ये सब जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो? मेरी मानो, ये बचकानी हरकत छोड़ो और देव से शादी कर लो। यकीन मानो, देव से शादी करके भविष्य में तुम्हें ज़रा भी पछतावा नहीं होगा। भूल जाओ सब बीता हुआ पुराना किस्सा और अपनी आने वाली ज़िंदगी पर फोकस करो। यकीनन सब अच्छा होगा। अब इतना भरोसा तो कर ही सकती हो तुम अपने माँ पापा पर। उन्होंने बिना किसी मानसिक दबाव के अवनी के आंखों में आंखें डालकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। गायत्री जी बोलती रही और अनमने ढंग से नाश्ता करते हुए अवनी उनकी बातें सुनती रही, बिना किसी प्रत्युत्तर के। वो समझ चुकी थी कि अब इनके सामने कुछ भी कहना या सुनना बेकार है। ये करेंगे वही जो इनको करना चाहते हैं। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे में थी। उसके हाथों में एक किताब थी और वो बड़ी तन्मयता से उस किताब को पढ़ रही थी। बचपन से ही अवनी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो जब भी उदास होती या उसका मन अच्छा नहीं होता, वो अपने पसंद की किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती। इससे उसका माइंड फ्रेश हो जाता था और उसकी उदासी कब छूमंतर हो जाती उसे पता भी नहीं चलता। शौक़ उसका वही रह गया, बस उम्र के साथ साथ किताबें बदलती गई। इस समय उसके हाथ में जो किताब थी उसका नाम था गुड लक बाय चांस। बिस्तर पर पेट के बल लेटे लेटे ही वो उस अधूरी किताब को पूरी करने में लगी थी। 10 पेज की बची वो कहानी उसे क्लाइमेक्स के उत्सुकता की ओर धकेल रही थी, जो उसने कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर ली। और अब वो उस कहानी के मुख्य पात्र के किरदार में खुद को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वाह, क्या कहानी लिखी है, सुपर डुपर शानदार। क्लाइमेक्स भी क्या ज़ोरदार था। किस्मत हो तो जूही जैसे। जूही उस कहानी की मुख्य पात्र जो उसने अभी अभी ख़त्म की थी।
उसे जिससे मोहब्बत थी वो उसकी ज़िंदगी ना था, और वो जिसकी ज़िंदगी में आई उसकी बेशुमार मोहब्बत में वो पहले से शामिल थी। अब जूही को कहाँ पता था कि जिसे वो जानती तक नहीं थी, वास्तव में वही उसके लाइफ का रियल हीरो था। कितना सुखद अंत था इस कहानी का। काश जूही की तरह मेरी भी किस्मत होती, मुझे भी मेरे सपनों का हीरो ऐसे ही मिल जाता। लेकिन अफसोस, सपने और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ मैं उनके सपने देख रही हूँ, लेकिन उनके सपनों में पता नहीं कौन, या शायद नहीं। कितना अजीब है ये सोचना, लेकिन सच तो यही है कि मैं उनके लिए जो महसूस करती हूँ वो किसी और के लिए नहीं कर सकती, उनका नहीं बता सकती, लेकिन मेरे लिए तो वो ही मेरे पहले और आखिरी प्यार हैं। अवनी कुछ सोचने वाले अंदाज में, ऐसा क्या करूं जो उस तमीज़दार से पीछा छूटे मेरा। ये माँ पापा भी न पता नहीं क्या समझकर उस लोअर क्लास को लेकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, और अब तो उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचते सोचते अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी से चहक उठती है। ठीक है, मैं करूंगी शादी। अगर माँ पापा चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं तो मैं तैयार हूं। जब वो कम नहीं पड़ रहे तो अपना फैसला ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने में तो मैं भी कुछ कम नहीं पड़ूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी उस तमीज़दार को, खुद ही मेरे पैरों में गिरकर खुद को छोड़ देने की दुहाई मांगेगा। आओ बच्चों, बड़ा शौक़ है ना तुम्हें मेरा हमसफ़र बनने का। तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पाला पड़ गया तुम्हारा। ऐसा नाच नचाऊंगी कि मेरा हमसफ़र बनना तो छोड़ो, किसी भी लड़की का ख्याल तक मन में लाने के लायक नहीं रहोगे। शादी के 1 महीने के भीतर भीतर मुझसे पनाह मांगते नज़र ना आए तो कहना। बस कुछ दिन और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। वेट एंड वॉच। गुड लक मिस्टर लोअर क्लास। और इसी के साथ उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। 1 महीने बाद अवनी के शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। द्विवेदी भवन को पूरे शानो शौकत से सजाया जा रहा था। मिस्टर हरीश द्विवेदी कोई कसर नहीं रखना चाहते थे अपनी बेटी की शादी को लेकर, और रखते भी कैसे, आखिर उनके इकलौते बेटी की शादी जो थी। पूरा द्विवेदी मेंशन दुधिया रोशनी से जगमगा उठा था। कोठी की शान देखते ही बन रही थी। ये क्या माँ, कल मेरी शादी है और भाई अभी तक नहीं आया। शायद वो भूल गया कि उसके इकलौती बहन की शादी है जो बार बार नहीं होगी। अवनी ने गायत्री से शिकायत भरे लहजे में कहा। हाँ, कहा तो था कि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए 2 दिन के लिए ही आ पाऊँगा, मगर आऊँगा ज़रूर। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अवनी का मोबाइल बज उठा। अवनी ने नंबर देखा और खुश होते हुए बोली, माँ, भाई का नंबर है, वो इंडिया आ चुका है। वो जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है। हेलो अक्की, कहाँ हो तुम? अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। अब क्या फेरे हो जाने के बाद आने का इरादा है? माय स्वीट हार्ट दी, जहाँ इतनी देर इंतज़ार किया, 1 घंटे और कर लो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आओ। जस्ट चिल दी, मैं तो पहले ही पहुँच जाता, बट यू नो इंडिया का ट्रैफिक। हाँ हाँ, पता है इंडिया का ट्रैफिक। चलो रखती हूँ, जल्दी पहुँचो। ओके दी, इधर तुमने फ़ोन रखा, उधर मैं हाजिर। बदमाश कहने के साथ अवनी हंसकर फ़ोन रख देती है। 1 घंटे बाद 6 फीट लंबा, शरीर से सुडौल और रंग में गोरा एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का द्विवेदी मेंशन में दाखिल हुआ। हाय मॉम, हेलो डैड, कैसे हो आप? अरे बेटा, आ गए तुम? गायत्री जी ने उसे बड़े हर्ष से गले लगाते हुए कहा। उसे देखकर खुश तो मिस्टर द्विवेदी भी बहुत हुए, लेकिन उन्हें उसका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया था। वो जैसे ही हरीश जी से गले लगने गया, हरीश जी ने उसे गले तो लगाया, लेकिन टोकते हुए कहा, लगता है विदेश में रहकर तुम अपने संस्कार भूल गए हो बेटा। तुम्हें तो यद भी याद नहीं रहा कि इतने दिनों बाद मिलने पर अपने माता पिता का पैर छूते हैं, ना कि दोस्तों की तरह हाय हेलो करते हैं। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ने भेजा है, ना कि अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर वहाँ की पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने। हरीश जी की बातों को सुनकर अंकुर शर्मिंदा होता है और उनके पैर छूते हुए सॉरी बोलता है। खुश रहो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, देश के किसी भी कोने में रहना, कोई भी भाषा बोलना, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना कभी मत भूलना, और साथ ही साथ अपनी माँ का दिया हुआ संस्कार भी याद रखना। जी डैड, बिल्कुल। फिर वो गायत्री जी से भी सॉरी बोलते हुए उनके भी पैर छूता है। अरे खुश रहो बेटा, आप भी ना आते ही मेरे बेटे को डांट दिया। गायत्री जी को हरीश जी का इस तरह से अंकुर को टोकना ज़रा भी न भाया था।
अरे नहीं मॉम, डैड ने बिल्कुल सही कहा, मैंने गलती की तो उन्होंने मुझे टोका। अब आप लोग मुझे सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो और कौन दिखाएगा? मेरा प्यारा बेटा, कहते हुए गायत्री जी ने एक बार फिर से उसे सीने से लगा लिया। ये देख हरीश जी भी मुस्कुरा उठे। वैसे मॉम दी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। इतनी देर से तो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी, जब मैं आ गया हूँ तो वो ही नदारत है। अभी तक तो यहीं थी, शायद अपने कमरे में होगी। ओके, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अवनी अपने कमरे में शादी से संबंधित तैयारियों में लगी थी। दरवाज़ा खुला था और वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। अंकुर जब देखता है कि अवनी का मुँह दूसरी तरफ होने से वो उसे नहीं देख पा रही तो उसे एक शरारत सूझती है। वो दबे पाँव अवनी के एकदम पीछे खड़े होकर अपना चेहरा उसके कानों के पास ले जाकर जोर से बोलता है, बूम। उसके अचानक से ऐसा करने से अवनी डर जाती है और घबराहट में पीछे पलटकर देखती है। हाँ दी, आप तो पहले की तरह ही डरते हो। तो ये तुम थे बदमाश, कहते हुए कानों को पकड़कर हल्के से मरोड़ देती है। आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। कान छोड़ो दी, दर्द हो रहा है। वो तो मैंने बस चेक करने के लिए किया था कि अभी भी आप पीछे से आवाज़ देने पर डरती हो या फिर जीजू ने आपका डर भगा दिया है। जीजू के बच्चे, पीछे से कान के इतने नज़दीक आकर जोर से बूम करके डराते हो और कहते हो जीजू ने डर निकाल दिया होगा। सॉरी दी, आपको तो पता ही है मेरा ऐसा करने पर जब आप डरते हो तो ये देखकर मुझे कितना मज़ा आता है। मज़ा आता है? आओ निकालती हूँ तुम्हारा सारा मज़ा। कहते हुए अवनी भाग रहे अंकुर के पीछे भागती है। कुछ देर में वो दोनों गायत्री जी के पास खड़े होकर अपनी अपनी शिकायत कर रहे थे। माँ देखो ना, भाई ने आते ही मुझे डरा दिया। नहीं मॉम, मैंने तो हल्का सा बूम किया था, मुझे क्या पता था कि दी डर जाएगी। अच्छा, हल्के से किया था और नहीं तो क्या। और आपने जो इतनी ज़ोर से मेरा कान खींचा उसका क्या? वो तो मैं ऐसे ही खींचूंगी। अरे बस भी करो, तुम दोनों आपस में मिले नहीं कि बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। और तुम अबू बेटा क्या करती हो? कल तुम्हारी शादी है और तुम अभी भी बच्चों की तरह। और नहीं तो क्या, कल आपकी शादी है और आप इतनी दूर से आपके लिए ही आए अपने भाई से लड़ रहे हो। नॉट फेयर दी। अंकुर ने गायत्री जी की बात पूरी होने से पहले ही अवनी को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, मैं लड़ रही हूँ और शुरू किसने किया था? वो तो मेरा आपसे प्यार जताने का तरीका था। ये कौन सा तरीका हुआ भला? आप नाराज़ हो? अंकुर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, मुझे तो तुम पर प्यार आ रहा है। वेल, वो तो आएगा ही। मैं हूँ ही इतना स्वीट, हैंडसम, कूल, डैशिंग कि किसी को भी मुझ पर प्यार आ जाए। फिर आप तो मेरी स्वीट हार्ट हो, आपको तो आना ही है। उसने अपने पहने हुए जैकेट को पकड़कर थोड़ा आगे की तरफ झटकते हुए कहा। अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू, क्या करूं, आप तो कहते नहीं कभी, तो मैंने सोचा कि खुद से ही खुद को ये सारे कॉम्प्लीमेंट दे देता हूं। वैसे झूठ कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई जैसा हैंडसम तो कोई हो ही नहीं सकता। अवनी इमोशनल होते हुए कहती है। अवनी को भावुक देख अंकुर भी इमोशनल हो जाता है। तो फिर इसी बात पर एक बार हो जाए। अवनी उसका इशारा समझते हुए कहती है, वाई नॉट। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हक करते हैं। उन दोनों को इतना प्यार देख गायत्री जी के होठों पर बरवसी मुस्कान बिखर जाती है, जबकि दूसरी तरफ अपने आंखों में आंसू आने से वो खुद को रोक भी नहीं पाती हैं। अगले दिन शाम को बारात दरवाजे पर खड़ी थी और हरीश जी बारातियों के स्वागत में खड़े थे। अवनी आज दुल्हन के रूप में कहाँ ढा रही थी। हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। अवनी की सारी सहेलियाँ अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से हटी थीं। बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर दूल्हा देखने की उत्सुकता में कुछ बालकनी पर थी तो कुछ नीचे उतर गई थी। जहाँ सब अवनी के होने वाले दूल्हे को देखने के लिए इतनी उतावली दिख रहे थे, वहीं अवनी को लड़के के दूल्हे के रूप को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ आने के लिए खींचा था तो उसने बहुत रूखे शब्दों में जाने से इनकार कर दिया था और फिर शिवांगी ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया था। इस वक्त अवनी कमरे में अकेली बैठी देव के प्रति अपने गलत मंसूबों को सार्थकता का पंख दे रही थी। वो इन विचारों में इतनी खोई थी कि उसे पता ही न चला कि गायत्री जी उसके बगल में बैठ उसे एकटक से निहारते हुए मन ही मन उसकी नज़र उतार रही थी। अवनी को गायत्री जी के उपस्थिति का आभास तब हुआ जब शिवांगी की आवाज़ ये कहते हुए उसके कानों में पड़ी, वाह, दाद देनी पड़ेगी आंटी आपके पसंद की। क्या लड़का चुना है अबू के लिए, एकदम परफेक्ट। वाह,
वाउनी सच में यार तुम बहुत लकी हो जो जीजू जैसा हैंडसम और समझदार लाइफ पार्टनर मिल रहा है तुम्हें। सच कह रही हो बेटा, वो वाकई में बहुत लकी है जो उसे देव जैसा लड़का मिल रहा है, एक जीवन साथी के रूप में। वैसे देव भी कुछ कम लकी नहीं है, उसे भी तो अवनी जैसी प्यारी जीवन संगिनी का साथ मिल रहा है। लाखों में एक है हमारी अवनी। अरे आंटी, ये भी कोई कहने वाली बात है? अपनी अव्वू का तो कोई जोड़ ही नहीं है, क्यों अवनी? उसने अवनी को हल्की सी क्वनी मारते हुए कहा। अच्छा तुम बैठो, अव्वू से बातें करो, तब तक मैं नीचे जाकर देखती हूँ। जी आंटी। अव्वू, तुम तो कह रही थी लड़का दिखने में ही लोअर क्लास है, लेकिन जीजू तो बहुत ही हैंडसम है यार। गायत्री जी के जाते ही शिवांगी ने अपने ही दिल की बात बयां कर दी। हैंडसम है? कहाँ से? तुम्हारी नज़र भी सीवी। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हैंडसम है या नहीं मेरे लिए ये मायने ही नहीं रखता। एक बात शायद तुम भूल रही हो सीवी, मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता है जो मैं अपने माँ पापा की वजह से कर रही हूँ। मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी ना थी, ना है और ना ही आगे होगी। मैं उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। बस एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर उसका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तुम ऐसा शायद इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने शायद उन्हें इस नज़र से देखा ही नहीं या फिर देखना ही नहीं चाहा। लेकिन एक बात समझ लो, सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। अब वो सपने देखना तो हमारे हाथ में है, लेकिन इसको हकीकत में बदलना भगवान के हाथ में है। तुम एक ऐसे इंसान के लिए अंकल आंटी और उस इंसान को धोखा देने जा रही हो जो तुम्हारा ख्वाब तो है, लेकिन सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं। तुम ऐसा नहीं कह सकती सिवी, क्योंकि सच तुम्हें भी पता है। तुम जानती हो कि मेरा दिल किसके नाम से धड़कता है, मेरी सांसें किसके ख्याल से चलती हैं, मेरा रोम रोम किसके नाम का कायल है। भले उनका साथ ना मिले मुझे, लेकिन उनके प्रेम के एहसास से खुद को ज़िंदा रख सकती हूँ मैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं, मेरे जज्बात के पन्नों में मुझे महसूस करते हैं, मेरे लिखे गए शब्दों में मेरे इमोशंस की कद्र करते हैं। देखो अबू, एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें सही सजेशन दूँ। अब अगर तुम अपनी ही ज़िद पर अड़ी रहना चाहती हो तो मर्ज़ी तुम्हारी। इतना कहकर शिवांगी चुप हो जाती है। शादी के बाद अवनी के सामने देव का ऐसा कौन सा राज आएगा कि वह सन्न रह जाएगी? क्या अवनी अपने पहले प्यार से कभी मिल पाएगी, उसे देख पाएगी? देव के साथ शादी का ऐसा कौन सा राज था जिसमें देव के साथ साथ अवनी के माता पिता भी शामिल थे? क्या अवनी इस शादी को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी या देव की अच्छाई उसे जीत लेगी? यह सारी बातें जानने के बाद अवनी का क्या फैसला होगा, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।